नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का यूथ कंपटीशन इंडियन ज्योग्राफी में जो है चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में मृदा है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है पहले परिचय एवं वर्गीकरण। इसमें है कि सैलों के विघटन तथा अपक्षय से उत्पन्न ढीले और असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है मृदा पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? मूल पदार्थ, धरातलीय दशा, प्राकृतिक वनस्पत, जलवायु, समय इत्यादि। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा जनन यानी कि पेडोजेनेसिस। लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी ऊपरी मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? 600 से 1000 वर्ष। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को। मृदा के प्रकार दिया गया है और उनका दिया गया है कि कणों का आकार मिलीमीटर में। तो कल की मृत्तिका जो होती है बहुत बारीक होती है, मृत्तिका 0.002 से कम होती है। गाद जो होती है 0.002 से 0.05 तक होती है मिलीमीटर में। सूक्ष्म रेत 0.05 से 0.2 तक। स्थूल रेत इसका आकार जो होता है 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। और बजरी एवं गुटका ये होती है 2 मिलीमीटर से अधिक। ये जो बजरी एवं गुटका है ना, यही जो है रेत होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मृदा के महत्व की तरफ वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 मुख्य एवं 27 गौण। DN वार्डिया ने भौमिकी आधार पर देश में कितने प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है? तो 6 प्रकार की, जैसे काली रेगड़ यानी कि रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी होगी जलोढ़, क्षारी, लैटराइट एवं पर्वतीय वन। भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वोमलेकर एवं लेदर के द्वारा। मृदा की ऊर्ध्वाधर परिच्छेद क्या? इसके जो है 3 संस्तर होते हैं। जैसे पहला जो है अनूढ़ या विच्छालन मंडल। इसमें है कि सबसे ऊपरी परत होती है, बारीक पदार्थों से निर्मित, जैव पदार्थों की प्रचुरता, पौधों का पोषण। और दूसरा संस्तर है जो समपूर्ण या संचयन मंडल। और तीसरा जो है अपक्षयित या शिलाचूर्ण। इसमें है कि सबसे नीचे मूल चट्टान होती है, यानी कि जो सबसे नीचे होती है, जो अपक्षयित नहीं होती है और मृदा निर्माण प्रक्रिया से असंभावित होती है। मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही ये मृदा निर्माण में कोई योगदान देती है। इसके बाद है जलोढ़ मृदा के प्रकार। इसमें दिया गया जैसे बांगर हो गई यानी कि प्राचीन जलोढ़ हो गई, खादर नवीन जलोढ़ हो गई, भावर हो गई, तराई हो गई। ये जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। तो बांगर जो होती है प्राचीन होती है, जो ऊंचाई पर स्थित होती है। इसमें क्या होता है ना, चूना होती है और चूना कंकड़ की अधिकता होती है और नियमित उर्वरकों की जरूरत, लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव मिलता है। आगे है खादर मृदा। खादर में है कि बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, नवीन परत का जमाव होता है और चूनेदार पदार्थों की कमी होती है। उर्वरकों का सीमित उपयोग होता है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष जो है पहुंच जाता है, तो यहाँ पर जो है उपजाऊपन बना रहता है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, चीका की अधिक मात्रा होती है। बाढ़ हटने पर रबी की फसलों की बुआई होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। इसके बाद है भाबर। भाबर में शिवालिक में गिरपदीय क्षेत्र में स्थूल व गुटका युक्त मिट्टी होती है और तराई जो क्षेत्र होता है भाबर के दक्षिण में दलदली व गादी मिट्टी होती है। और भाबर और तराई के जो है इसमें है कि इनमें जो खासियत होती है कि नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है और फास्फेट की न्यूनता होती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ यानी कि राढ़ के नाम से जाना जाता है। आगे दिए गए हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी, इसमें अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त जो है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी घाटी एवं केरल के तटवर्ती भागों, यानी कि इनका जो मुख्य भाग है वो गंगा का मैदान है।
इसके बाद है शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर एवं तराई। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर पाई जाती है। कहाँ? पीर पंजाल श्रेणी में। करेवा मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए जानी जाती है? तो मुख्यतः केसर की कृषि के लिए। इसके अतिरिक्त बादाम, सेब एवं अन्य नकदी फसलों की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? चावल होगा, इसमें होता है गेहूं, गन्ना, जूट, मक्का, तिलहन, जौ, फल, साग सब्जियां प्रमुख है। फलीदार फसलों की खेती से जलोढ़ मिट्टी में तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगा कहलाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। गंगा के मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर मिट्टी की गहराई कितने तक होती है? 2000 मीटर तक। प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे प्राथमिक पोषक तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। द्वितीय द्वितीय पोषक तत्व जो है कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज, बोरान, जिंक, तांबा, आयरन, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में विकसित कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का भक्षण करते हैं। प्रमुख कीट भक्षी पौधे जैसे घटपर्णी, ड्रोसेरा, विनस फ्लाइट्रेप, इनकी जो प्रजाति पाई जाती है ज्यादातर जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ पर जैसे नदी घाटियां हैं वहां पर पाई जाती है। परिवहन कारक के आधार पर जलोढ़ के कितने अविभाग किए जा सकते हैं? तो जैसे जल द्वारा निर्मित और वायु द्वारा निर्मित। जल द्वारा निर्मित जलोढ़ जैसे नदी हो गया, सरोवरी हो गया, तटी हो गया, और वायु द्वारा निर्मित जलोढ़ लोयस होता है, रेतीली जैसे भूमि होती है वहां पर होता है। गठन के जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है तो शुष्क जलोढ़क, इनका जो विस्तार है कि 85 डिग्री ईस्ट देशांतर के पश्चिम और आर्द्र जलोढ़क 85 डिग्री ईस्ट के देशांतर के पूर्व तक। इसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी में है काली मिट्टी के अन्य प्रमुख नाम जैसे रेगड़ या रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्राइपिकल ब्लैक अर्थ, ट्राइपिकल चिरनोजम। भारत में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। मालवा के पठार पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो लावा मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाए? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। किस ऋतु के दौरान काली मिट्टी स्वतः जुती हुई प्रतीत होती है? तो शुष्क ऋतु में। किस प्रकार की मृदा में वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चिरनोजम। किस प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है? तो गहरी काली मिट्टी। किस मृदा में कोशिका या केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। किस प्रकार की काली मिट्टी का निर्माण दक्षिण के बेसाल्ट ट्रैपों से हुआ है? तो छिछली काली मिट्टी का। मध्यम काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों की टूट फूट से हुआ? तो बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस का। आगे दिए गए सूची जैसे इसमें है मृदा दिए गया है तो क्षेत्रीय मिट्टी, अक्षेत्रीय मिट्टी, अंतः क्षेत्रीय मिट्टी, इसका वर्गीकरण किया गया है किसका? मृदा का। तो क्षेत्रीय मिट्टी में जैसे क्षेत्रीय मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें ऋतु क्षरित चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती हैं। जैसे लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि स्थानीय मिट्टी होती है। वहीं इनकी जो विशेषताएं होती है वहाँ की जो चट्टान होती है उसे मिलती जुलती है। अक्षेत्रीय मिट्टी इसमें है कि अंतः क्षेत्रीय मिट्टी वह होती है जो अपरदन माध्यमों के निक्षेप क्रिया से विकसित हुआ है, अर्थात यह दूर क्षेत्रों से बहाकर उड़ाकर लाई गई महीन चट्टानी कणों से बनी है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, लोयस मिट्टी। इसके बाद है अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। इसमें किस प्रकार की मिट्टी किसी प्रदेश की चट्टान रासायनिक ऋतुक्षारण से प्रभावित हो और मुख्यतः विलयन जैसी क्रिया होती हो तो वहाँ अंतः क्षेत्रीय मिट्टी का विकास होता है। जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर मृदा हो जाए, रैंड, जीना, टेरा रोसा इत्यादि। इसके बाद के मृत्तिका और गाद के अनुपात के आधार पर काली मिट्टी के कितने समूह हैं? तो इसके जो है 2 समूह। जैसे पहला ट्रैपी काली मृत्तिकामय मिट्टी, इसमें है कि विस्तार इसका जो है प्रायद्वीपीय के अधिकांश भाग में इसी का विस्तार है।
दूसरा जो है ट्रैपी काली दोमट मिट्टी, इसका जो है विस्तार छोटे छोटे टुकड़ों में बेन गंगा घाटी और उत्तर कोंकण तट के क्षेत्र में है। काली मिट्टी परतों की मोटाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटी जाती है, तो इसका जो है वर्ग है 3 वर्गों में, जैसे छिछली 30 सेंटीमीटर, मध्यम 30 से 100 सेंटीमीटर और गहरी जो है 1 मीटर से अधिक। अब दिया गया है कि भारतीय मृदाएं एक नज़र में, यानी कि इनकी एक सूची दे दी गई है। इसमें दिया गया मृदा दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, मुख्य फसलें दी गई है, पोषक तत्वों की प्रचुरता दी गई है, पोषक तत्वों की कमी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूची दी गई है। यहीं पर सारी मृदा की विशेषताएं मिल जाएंगी। तो मृदा में है कि जलोढ़ मृदा, ये जो है देश के जो है 43.4% जो है भू क्षेत्र में पाया जाता है। इसका क्षेत्र जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र है। मुख्य फसल धान, गेहूं, आलू, गन्ना, दलहनियों, तिलहनी फसलें। पोषक तत्वों की प्रचुरता में पोटास और चूना की अधिकता होती है। पोषक तत्वों की कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश पदार्थ की कमी होती है। लाल मृदा, ये देश का 18.6% जो है भू क्षेत्र पाया जाता है। इसका क्षेत्र जो है संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है। मुख्य फसलें इसमें जो है मूंगफली है, केला है, तंबाकू है, रागी ज्वार है, तीसी है, कपास है, गेहूं, मक्का है। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात की जाए तो इसमें लौह तत्वों की प्रचुरता होती है और पोषक तत्वों की कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी होती है। और काली मृदा, काली मृदा में है कि देश का लगभग जो है 15.2% ये भाग पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र है। मुख्य फसलें इसमें जो है कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं है। पोषक तत्व की प्रचुरता की बात की जाए, इसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है और पोषक तत्वों की कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी होती है। इसके बाद लैटराइट मृदा है, देश के 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतप्रदेश क्षेत्र हैं। मुख्य फसलों की बात की जाए तो चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, काजू की प्रचुरता। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात की जाए तो लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, यानी कि इसके ऑक्साइड पाए जाते हैं। पर पोषक तत्वों की कमी की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व चूने की कमी होती है। इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का कोई इसका वो नहीं है कि मतलब कितने क्षेत्र में पाई जाती है, इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, ये तो घटता बढ़ता रहता है। इसका क्षेत्र जो है दक्षिणी पंजाब है, पश्चिमी हरियाणा है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मुख्य फसल जो है बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ है। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात की जाए तो लवण एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है और पोषक तत्व कमी की बात की जाए जीवांश व नाइट्रोजन का अभाव होता है। पर्वतीय मृदा, इसका क्षेत्र है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग। मुख्य फसलें सेब, नाशपाती, आलू। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात की जाए तो पोटास, फास्फोरस और कमी की बात की जाए तो पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव तथा जीवांश की अल्पता होती है। इसमें क्या है कि मृदा में कि जो पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं भी नहीं, बहुत कम ही मृदा है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाए, और जबकि कमी फास्फोरस की कमी तो सभी मृदा में पाई जाती है, फास्फोरस का अभाव या नाइट्रोजन का अभाव। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे दिए गए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, तो माड़ काली मिट्टी, कावर काली मिट्टी। इसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में है, इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरी शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह कौन सा है? लाल मिट्टी। ये अभी हम लोग पीछे देखें कि लगभग 18% जो है भाग पर पाई जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी क्षेत्र की उच्च भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थितियां होती हैं? आलू की खेती, बाजरा, मूंगफली। लाल मिट्टी क्षेत्र की निम्न भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थिति होती है? चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की खेती। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी के विकसित होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मंडलीय मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने लाल मिट्टी को कितने उप विभागों में विभाजित किया है? कितने भाग? 4। लाल मिट्टी, लाल बजरीयुक्त मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी। लाल मिट्टी के रासायनिक संगठन, तो अघुलनशील तत्वों की मात्रा जो है 90.47%, लोहा 3.61%,
एल्यूमिनियम 0.70%, चूना 0.56%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.30%, पोटास 0.24%, सोडा जो है 0.12%, फास्फोरस 0.09%, नाइट्रोजन 0.08% प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टियां। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का क्षेत्र है बांदा हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है कितने नामों से जानी जाती है? तो जैसे पड़ुआ, परवा मिट्टी और राकड़ मिट्टी। राकड़ मिट्टी में जो है मोटी राकड़, पतली राकड़। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि मृदा के प्रमुख प्रकार। तो यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है ये जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है, पर्वतीय वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा हो गई यहाँ पर। इसके बाद जो है यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदान जो है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है ना। यहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जो है कपास की खेती होती है। लाल और पीली मृदा जो है ये है इधर, लाल और पीली मृदा जो कि सागर के तट की क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जो है लैटराइट मृदा पाई जाती है। लैटराइट मृदा पाई जाती है यहाँ पर, जो कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो गया, या फिर यहाँ पर जो है मेघालय का क्षेत्र होगा, ये हो गया मेघालय क्षेत्र। उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या होता है ना कि वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा के साथ साथ जो है यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है मिट्टियों का निच्छालन अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि धूप होने पर या फिर सूखने पर बहुत जो ही खड़ी हो जाती हैं। और शुष्क मृदा जो पाई जाती है, शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। कौन सी शुष्क मृदा? जहाँ पर जो है क्या है ना, यहाँ पर जो है वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि शुष्क मृदा पाई जाती है। ये शुष्क मृदा, इसको आप लोग जो है कि मानचित्र को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य तौर पर राकर मृदा कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग से चने और तिल आदि की कृषि हो रही। किस पे? राकर मृदा पे। इसके बाद है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? बुकानन। ये एग्जाम में आ चुका है। कब किया था? 1905 में। लैटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भीगने पर ये मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढीलेदार हो जाती है। लैटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो शुष्क एवं आर्द्र मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वर्षा के साथ साथ जो है तापमान भी अधिक होना चाहिए, तभी जो है लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? केरल में है। यहाँ पर जो है कि वर्षा ज़्यादा होती है। लैटराइट मिट्टी किस प्रकार के मृदा का उदाहरण है? क्षेत्रीय मिट्टी। देखिए क्या है ना, मेघालय में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और केरल में भी वर्षा होती है, लेकिन मेघालय में क्या है ना, वहाँ पर तापमान जो है बढ़ नहीं पाता है। और केरल जो है ये विषुवत रेखा प्रदेश जो है, विषुवत रेखा के पास पड़ता है ना, यहाँ पर तापमान भी अधिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। लैटराइट मिट्टी चूने की कमी के कारण अम्लीय होती है तथा अम्लीय होने के कारण इस किसके उत्पादन के लिए उपयोग होती है? चाय की खेती। कणों के आधार पर लैटराइट मिट्टी कितने उपविभाग हैं? भूजली लैटराइट और गहरी लाल लैटराइट और श्वेत लैटराइट। लैटराइट मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित प्रमुख तत्व जैसे सिलिका 32.64%, एल्यूमिनियम 25.28%, लोहा 18.7%, चूना 0.42%, फास्फोरस 0.07%। लैटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्यतः संबंध पाया जाता है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। लैटराइट मिट्टियां का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेश यानी केरल में। भारत के किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होता जाता है या होता जा रहा है? लैटराइट मिट्टी। यहाँ पर इसमें क्या है ना, लोहे के ऑक्साइड इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद है पर्वतीय मिट्टी।
इसमें कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं, तो हिमालय क्षेत्र की घाटियों एवं ढालों पर 27 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई के भागों को सी पर्वतीय मिट्टियों का अम्लीय होने का क्या कारण है? ह्यूमस की अधिकता। पर्वतीय मिट्टी को कितने उपवर्गों में विभाजित किया जाता है? दोमट पाटलोज या उच्च स्थानीय। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मृदा के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी में गहराई कम तथा सनद युक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण पर्वतीय मिट्टी में किस प्रकार की कृषि हो सकती है? चाय, कहवा, मसाले और फूल की खेती। कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। इसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें कि मरुस्थलीय मिट्टी का विकास किन क्षेत्रों में होता है? जैसे अत्यधिक तापमान वाले जलवायु क्षेत्रों में जहां वर्षा, नगण्य एवं वाष्पीकरण की दर अत्यधिक हो। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब। मरुस्थलीय मिट्टी को अनुवर्र श्रेणी में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि क्या है कि ना, ह्यूमस एवं जैव पदार्थ की न्यूनता के कारण। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित मिट्टी कौन सी है? तो मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि गंगानगर एवं हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में है। मरुस्थलीय मिट्टी को कितने उपवर्गों में विभाजित किया जाता है? तो रिगोसोलिक और लिथोसोलिक। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मिट्टी का विकास कितने क्षेत्रफल में हुआ है? तो 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि 4.32%। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है। इसके बाद है लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। इसमें एक लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी विकास के किस क्रम से संबद्ध है? अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। मिट्टी में लवणता किस कारण होती है? तो सोडियम एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी का विस्तार है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब एवं महाराष्ट्र। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी के क्षेत्रों को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धुर, कर्ल, चोपन इत्यादि नाम से जाना जाता है। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी का विकास हाल के वर्षों में किस कारण बढ़ा है? तो नहरी सिंचाई कारण। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी का उपचार कैसे किया जाता है? तो सुप्रवाह, चूना, जिप्सम का प्रयोग और लवण रोधी फसलों जैसे बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करके। जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग कर किस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जाता है? तो लवड़ी मिट्टी को। लवड़ी मृदा का विस्तार क्षेत्र है तो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, सुंदरवन क्षेत्र, कच्छ का रण। समान फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7। अम्लीय मृदा का निर्माण होता है उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा एवं अत्यधिक लीचिंग। तेजाबी मिट्टी यानी कि एसिडिक को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चूने का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय मृदा। मिट्टी का लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। कौन? जब इसका मिट्टी का लवणीभवन होता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का, यानी कि चूने का। इसके बाद है पीटमय एवं दलदली मिट्टी। इसमें एक पीटमय मिट्टी का निर्माण होता है कहाँ? आर्द्र क्षेत्रों में विपुल मात्रा में जैव पदार्थों का संचयन से होता है। यानी कहाँ होती है? जहाँ पर जो है बिसोती वन प्रदेश पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि ना, इसकी को ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा मिल पाती है, वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, तो वहाँ पर पीट में मिट्टी का निर्माण होता है। पीट में मिट्टी स्वभाव से अम्लीय तथा रंग में काली होती है, यानी कि इसमें जो है ह्यूमस मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। पीट में मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है जैसे कोट्टायम व अकापुजा जिला केरल में। केरल के अलप्पुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। दलदली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरी बिहार, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। दलदली मिट्टी का निर्माण होता है तो जल लग्नता, मिट्टी की बात निरपेक्षी दशाओं, लोहा की उपस्थिति एवं जैव पदार्थों के बदलाव के कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। दलदली मिट्टी का रंग नीला क्यों होता है? तो फेरस आयन के कारण। मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
तो इस योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से की गई। इसका उद्देश्य 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। यह कार्ड किसी खेत विशेष की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति को बताता है और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश भी करता है। इसके बाद है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में है, तराई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है हिमालय के गिरपत के सारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तराई मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से, हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से। तराई मिट्टी के दलदली होने का क्या कारण है? तो त्रुटिपूर्ण अपवाह के कारण, यानी कि यहाँ पर जो पानी का बहाव जो है ज्यादा पाया जाता है। तराई मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, जिस कारण वह किन फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो धान, गन्ना, गेहूं, मक्का। कंकाली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो बिंद बलुआ पत्थर और लद्दाख की सैल चट्टानों के ऊपर पाई जाती हैं। कंकाली मिट्टी के परतों की मोटाई कितनी होती है? 7 से 15 सेंटीमीटर। कंकाली मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। आगे देखिए, भारतीय मिट्टियों की समस्याएं दी गई हैं। तो इसका जो इनकी जो समस्याएं, जैसे मृदा अपरदन है, उर्वरता की कमी है, मरुस्थलीकरण, लवणता एवं क्षारीयता, जल लग्नता, बंजर भूमि, नगरीकरण एवं परिवहन विकास, मानवीय हस्तक्षेप। मृदा अपरदन क्या होता है? तो प्राकृतिक अवक्रता जैसे जल, वायु आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक अपनयन को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के परिणाम के आधार पर इसे कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है? 2 उपवर्गों में। पहला उपवर्ग है कि समान मृदा अपरदन, जिसमें अपरदन की गति जो मृदा निर्माण प्रक्रिया से धीमी होती है। दूसरा है विध्वंसक मृदा अपरदन, जिसमें अपरदन की गति मृदा निर्माण से तीव्र होता है। मृदा अपरदन की अवस्था के आकलन हेतु जेनी द्वारा दिया गया सूत्र जो है, इसका जो अनुपात दिया गया है, यानी पोटेशियम अपान सोडियम, यदि यह अनुपात एक या अधिक है तो समान तौर पर और मतलब तब सामान्य है, और यदि 1 से कम है तो विध्वंसक होगा। यानी कि अगर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है तो सामान्य होगा, अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो विध्वंसक हो जाएगा। फिर भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन प्रमुख प्रकार है। तो इसका जो जल अपरदन के प्रकार हैं, तो पहला है इसमें परत अपरदन। इसमें बिना पता लगे मिट्टी के ऊपरी पतली उपजाऊ परत हटा ली जाती है। दूसरा है कि नदिका अपरदन। इसमें अपरदन द्वारा अंगुलाकार नदिकाओं का निर्माण हो जाता है। अवनलिका अपरदन, इसमें नदिकाएं बहकर जो है अवनलिकाओं में परिणत हो जाती हैं, जिससे समूचा क्षेत्र बीहड़ और उत्खाद भूमि बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी के बीहड़ के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा एवं इटावा। भारत के बीहड़ों का विवरण दिया गया है। तो राज्य दिया गया, क्षेत्रफल और राज्य क्षेत्रफल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 12.30 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 6.83 लाख हेक्टेयर, बिहार में 6 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 4.52 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 4 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 1.20 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 1.04 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.60 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 0.20 लाख हेक्टेयर। चंबल और यमुना नदियों के कछार में विस्तृत बीहड़ किस लिए कुख्यात है? तो डाकुओं और समाज विरोधी तत्वों के बसेरा के लिए। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम है। तो इनका जो मतलब है कि पहले धीरे धीरे मतलब किस प्रकार विकसित होता है, तो इसमें है आस्फाग बूदा घात अपरदन, पहला इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद परत अपरदन होता है, रील अपरदन होता है, उसके बाद है अवनलिका अपरदन होता है, उसके बाद धारा चैनल अपरदन। इसके बाद क्या होता है ना, जिससे बड़े बड़े धाराएं बन जाती हैं, वहाँ पर ये रुकता नहीं है। मृदा संरक्षण के संबंध में भारत में प्रचलित प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो संख्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध। किसी भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो शोरधम का। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो चंबल और यमुना के उत्खाद भूमि, पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी कि मालवा पठार, महाराष्ट्र का रेगड़ मिट्टी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र। मृदा संरक्षण के आवश्यक उपाय, जिसमें दिए गए वृक्षारोपण प्रोत्साहन और पेड़ काटने पर प्रतिबंध, बीड़ों और वेटलैंड्स का उपजाऊ भूमि में परिवर्तन, लवणी और क्षारीय मृदा में सुधार, लंबे समय से परती भूमि को उपजाऊ बनाना, बाढ़ की रोकथाम, नहरों के किनारों को पक्का कर यानी कि जल रिसाव को रोकना, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हवा के मार्ग में अवरोध स्थापित करना, वैज्ञानिक फसल चक्र,
रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग और जैविक उर्वरकों का प्रोत्साहन। आगे दिए कि फसल चक्र क्यों आवश्यक है, तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु कौन सी फसलें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें इसमें होती हैं, जैसे चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, बीन्स, अरहर आदि। मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में किस संस्थान की स्थापना की गई है, तो काजरी की। काजरी का जो इसका फुल फॉर्म है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस राज्य में मृदा अपरदन और आक्रमण से प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक है, राजस्थान का। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं, तराई के नाम से। आगे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं और उनके स्थानीय नाम दिए गए हैं। मृदा दिए के स्थानीय नाम, मृदा में है जलोढ़ मृदा जो है इसका जो स्थानीय नाम है, यानी कि मृदा जो है ये तो मतलब पूरे भारत में इसका जो नाम है इधर दिए गए उसका मृदा का नाम होता ही है। स्थानीय नाम में क्या है कि अलग अलग स्थानों पे इसका मतलब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो स्थानीय नाम इसका है काप। उसके बाद खादर मृदा। खादर मृदा जो स्थानीय नाम है कछारी भी कहते हैं, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। बांगर मृदा, ये जो है ये पुरानी खादर मिट्टी मिट्टी होती है, कौन सी, बांगर। इसका स्थानीय नाम है उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट। आगे मृदा में है लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। इसका स्थानीय नाम है रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर। इसके बाद बुंदेलखंड की लाल मृदाएं। इसका जो स्थानीय नाम है पड़ुआ, राकर। बुंदेलखंड की काली मृदाएं। इसका स्थानीय नाम है मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। इसके बाद की दी गई मृदा बिंद क्षेत्र की मृदाएं। इसका स्थानीय नाम है भोंटा या मोटा। इस तरह से जो है ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है।